बच्चों, आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के भाग 6 जिसके अध्याय 5 जिसका शीर्षक है उच्च न्यायालय, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 231 तक प्रावधानित है। तो जो उच्च न्यायालय है उससे संबंधित जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न आते हैं, जो अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए सबसे पहले उन पर चर्चा करते हैं। उसके बाद में इनके अनुच्छेदों के बारे में जानते हैं। तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत तीन उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। तो वो कौन से उच्च न्यायालय थे? नंबर 1 कलकत्ता, नंबर 2 बंबई, नंबर 3 मद्रास। तो इन तीन उच्च न्यायालयों की स्थापना जो है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1881 के तहत 1862 में की गई। तो ये जो तीनों उच्च न्यायालय 1862 में स्थापित किए गए। अब जो चौथा न्यायालय है, चौथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद का है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन जो है या स्थापना है वो 1866 में हुई। अब यहीं से प्रश्न बनते हैं, तीन प्रश्न यही हो गए। अब कभी कभार ये पूछ लेता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे इस समय 1866 में? तो 1866 में सर वाल्टर मॉर्गन, सर वाल्टर मॉर्गन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये हमने जाना। अब कभी कभार ये पूछ देता है कि स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जब स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विधभूषण मलिक थे। ये बात जानी। भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी थी। अन्ना चांडी। अब ये तो थी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। अब कभी कभार ये पूछ देता है कि उच्च न्यायालय की
प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। लीला सेठ। अब इससे संबंधित और भी बातें हैं कि वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या देश में कितनी है? तो वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। अब जो 25 उच्च न्यायालय हैं उनमें एक सवाल कभी कभार यह पूछ देता है कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है? तो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली। दिल्ली भारत में एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है। और दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके लिए जो उच्च न्यायालय बनाए जाते हैं, जो संसद बनाती है, तो वो किस अनुच्छेद के तहत संसद को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति है? तो अनुच्छेद 241 के तहत। अनुच्छेद 241 के तहत संसद को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय गठन करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये तो हमने जानी परीक्षा जो अक्सर आने वाले प्रश्न। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद और उनसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके संबंध में। आइए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 214 के अंतर्गत अनुच्छेद 214 के अंतर्गत ये बात कही गई है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य है तो एक उच्च न्यायालय होगा। ये व्यवस्था कब हुई? यह व्यवस्था 1950 में हुई। 1950 में जब हमारा संविधान बना तो उसमें ये प्रावधान किया गया कि प्रत्येक राज्य है तो एक उच्च न्यायालय होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 215 की। अनुच्छेद 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का अभिलेखी न्यायालय होना। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। तो अभिलेख न्यायालय से क्या आशय है?
जो भी न्यायालय की कार्रवाइयाँ, आदेश और निर्णय होते हैं वो लिखित रूप में न्यायालयों के पास साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं। तो इस तरीके से जो रिकॉर्ड हैं, जो दस्तावेज हैं कार्रवाइयों के, निर्णयों के और उनके आदेशों के, उनको साक्ष्य के रूप में जो है उच्च न्यायालय अपने पास रखता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 216 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के गठन की बात कही गई है। तो उच्च न्यायालय के गठन में उच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश होगा, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे। तो अन्य न्यायाधीशों से आशय ये है कि जो मुकदमे होते हैं, जो केस होते हैं, उन्हीं के आधार पर राष्ट्रपति महोदय जो न्यायाधीशों की संख्या है वो निश्चित करते हैं। संविधान में न्यायाधीशों की जो संख्या है उच्च न्यायालयों में तो कोई निर्धारित नहीं की गई है। तो इस वजह से जितनी ज़रूरत होगी मुकदमों के हिसाब से तो राष्ट्रपति महोदय उसको संज्ञान में लेते हुए उतने ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। तो अनुच्छेद 216 के तहत हमने ये बातें जानी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 217 के तहत। अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है जो चीफ जस्टिस होते हैं, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके परामर्श से, और जो संबंधित राज्य का राज्यपाल होता है, राज्यपाल के परामर्श से, इन दोनों के परामर्श से जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। तो नियुक्त करने वाले जो हैं वो राष्ट्रपति हैं। इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति महोदय करेंगे। अब जो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और CJI की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। दोनों प्रकार के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। अब बात आती है इनकी योग्यताओं की कि क्या योग्यताएं होंगी तब जो कोई व्यक्ति न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। तो जानते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं। तो योग्यताएं क्या है? योग्यताएं वह भारत का नागरिक हो, ये तो मूल बात हो गई।
और नंबर 2, उसने 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य किया हो। और तीसरी जो है, या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में, एक से अधिक न्यायालयों में वकालत की हो। तो ऐसे व्यक्ति को जो है राष्ट्रपति महोदय न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। तो ये तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं के संबंध में हमने जाना। अब इनके कार्यकाल के विषय में जानते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। 62 वर्ष के बाद जो है ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी जो प्रश्न पूछ लेता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा ये जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु है 62 वर्ष की गई है। अब ये भी जानते हैं हम, जो 62 वर्ष से पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो आयु थी वो 60 वर्ष थी। तो ये जो 15वां संविधान संशोधन, 15वें संविधान संशोधन द्वारा इनकी आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष की गई। और ये 15वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ? ये 1963 में हुआ। तो 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की जो आयु है 60 वर्ष से 62 वर्ष की गई है। अब इससे पहले अगर ये चाहें तो त्यागपत्र देकर हट सकते हैं। और एक प्रक्रिया है महाभियोग की। महाभियोग प्रक्रिया के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। जिसे महाभियोग को सिद्ध कदाचार और असमर्थता भी कहते हैं। तो उसके तहत जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, उसी तरीके से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाने का प्रावधान भी वही है। इसके लिए आप जो पिछला वीडियो है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित उसको देख लीजिएगा। तो ये बात हो गई इनको हटाने के संबंध में। अनुच्छेद 219 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ तो 219 अनुच्छेद के तहत जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको शपथ ग्रहण कराए जाने का प्रावधान है। तो किस अनुच्छेद के तहत? 219 अनुच्छेद। और पूछ देता है कि किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण कराए जाने की जो प्रक्रिया है वो किस अनुसूची में? तो ये अनुसूची 3 हो जाएगी।
अनुसूची 3 के तहत। तो कौन कराता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण? तो संबंधित राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल द्वारा ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण कराई जाती है। अगर ये नहीं होते हैं तो इनके द्वारा भी नामित व्यक्त किया जाता है, वो शपथ ग्रहण कराता है। तो ये तो हमने इनके शपथ के संबंध में अनुच्छेद 219 के अंतर्गत बात जानी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 220 की। अनुच्छेद 220 के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनके विधि व्यवसाय पर प्रतिबंध। सेवानिवृत्ति के बाद उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो कहीं पर सिवाय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अतिरिक्त कहीं पर भी वकालत नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनको प्रतिबंधित किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 221 के तहत। अनुच्छेद 221 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन की बात कही गई है। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको वेतन जो है कहां से मिलता है? तो वेतन इनको जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। राज्य की संचित निधि, कंसोलिडेशन फंड से इनको वेतन मिलता है। अब यहाँ पर जो ध्यान देने योग्य बात है, जब वेतन की बात आती है तो राज्य की संचित निधि से हो। अगर बात आती है कि जो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको पेंशन कहाँ से मिलती है, तो इनको जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि से मिलती है। ये बात ध्यान देने योग्य है। तो दो बातें होंगी, जब वेतन की बात आ जाए तो इसको स्मरण रखना है, राज्य की संचित निधि। जब पेंशन की बात आ जाए तो भारत की संचित निधि। और ये किस अनुसूची के तहत है? तो अनुसूची जो है 2 है, अनुसूची 2 और अनुच्छेद 221। इस बात को भी याद रखना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 222 की। अनुच्छेद 222 के अंतर्गत स्थानांतरण। जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों का जो स्थानांतरण है वो अनुच्छेद 222 के अंतर्गत होता है। कैसे होता है? जो सीजीआई होते हैं उनके जो परामर्श के बाद इनका स्थानांतरण एक राज्य से दूसरे राज्य के
उच्च न्यायालय के लिए या उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय के लिए किया जाता है। किसके परामर्श से? सीजीआई के परामर्श से। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। तो ये तो हमने अनुच्छेद 222 के अंतर्गत उनके स्थानांतरण की बात और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 223 के अंतर्गत। अनुच्छेद 223 के अंतर्गत जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। जब उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होता है या वो किसी कारणवश अनुपस्थित रहते हैं या कोई शारीरिक असमर्थता आ जाती है, तो उस स्थिति में जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को मुख्य न्यायाधीश के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकते हैं। कौन करेगा नियुक्ति? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। किनमें करेंगे? जो अन्य न्यायाधीश हैं उनमें से। तो अनुच्छेद 223 के तहत हमने ये बातें जानी। अब अनुच्छेद 224 के तहत जो उच्च न्यायालय के अतिरिक्त कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो इनकी नियुक्ति जो है, जब मामले ज़्यादा लंबित होते हैं और काम निपटाना होता है, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो राष्ट्रपति महोदय हैं अस्थायी तौर पर 2 वर्ष के लिए न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। तो इस दौरान उनको जो न्यायाधीशों को वेतन भत्ते की सुविधाएं मिलती हैं वो मिलती रहती हैं। तो ये तो अनुच्छेद 224 के तहत हमने जाना। अब अनुच्छेद 224 का के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति, उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्ति न्यायाधीश होते हैं, तो उनको काम करने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं रख सकते हैं। जो काम लंबित पड़ा है उसको करने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति महोदय से इस तरीके की सिफारिश करेंगे कि हमको न्यायाधीशों की आवश्यकता है, तो वो से हिसाब में वो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को काम करने की अनुमति दे सकते हैं। तो अनुच्छेद 224 का के अंतर्गत हमने ये जाना। अब अनुच्छेद 225 के तहत अनुच्छेद 225 के तहत उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। तो उच्च न्यायालय की भी अपनी शक्तियां हैं। इसके
इसके अंतर्गत ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिए कि अनुच्छेद 225 के तहत उच्च न्यायालयों की जो आधिकारिक शक्ति है वो आती है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 226 की। अनुच्छेद 226 के तहत कुछ रिट निकालने की शक्ति जो उच्च न्यायालय की है, उच्च न्यायालय की रिट निकालने की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 226 के तहत आती है। तो कौन कौन सी रिटें होती हैं, जो कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। इस तरीके की जो रिटें हैं, जो इनकी शक्ति जो है उच्च न्यायालय को है। तो वहाँ जब हमने पढ़ा अनुच्छेद 32 के तहत और यहाँ अनुच्छेद 226 के तहत ये जो शक्तियां हैं प्रधान है। अब बात करते हैं जो अनुच्छेद 228। अनुच्छेद 228 के तहत कुछ मामलों में उच्च न्यायालय को अंतरण, कुछ मामलों में उच्च न्यायालय को अंतरण अनुच्छेद 229 की। अनुच्छेद 229 के तहत जो उच्च न्यायालय के अधिकारी, उच्च न्यायालय के अधिकारी तथा सेवकों का व्यय उच्च न्यायालय के जो अधिकारी से आते जो अन्य न्यायाधीश हैं वो, और जो काम करने वाले सेवक, तो उनका जो व्यय है वो अनुच्छेद 229 के तहत इनके वेतन भत्ते जो हैं राज्य की संचित निधि से होंगे। राज्य की संचित निधि से तो अनुच्छेद 229 के तहत ये बात हमने जानी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 230 की। अनुच्छेद 230 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की अधिकारिता का, उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। कोई उच्च न्यायालय जो है राज्य का उच्च न्यायालय है और उससे जो साझा संघ शासित प्रदेश है, तो संसद जो विधि बनाती है तो वो भी इसके न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। तो इस तरीके से ये शक्ति जो है संसद को है कि उच्च न्यायालय के अधिकारिता में कितनी वृद्धि करें। अब बात करते हैं अनुच्छेद 231 की।
अनुच्छेद 231 के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करना। तो पहले हमने पढ़ा अनुच्छेद 214 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अब यहाँ पर जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, राज्यों के अतिरिक्त जो केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाएंगे, उनके लिए भी एक साझा उच्च न्यायालय होगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 231 के तहत। तो ये जो शक्ति है 7वें संविधान संशोधन द्वारा छप्पन में मिली। तो यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश होगा, जहाँ पर उसकी बेंच है उच्च न्यायालय की, जिस राज्य में उच्च न्यायालय का मुख्यालय है, वहाँ के राज्यपाल और जो उससे संलग्न राज्य हैं, उसके अंतर्गत जो राज्य, न्याय क्षेत्र के अंतर्गत जो राज्य आते हैं, उनके राज्यों के उन राज्यों के राज्यपालों से भी परामर्श लिया जाएगा। और उसके उपरांत जो है मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाएगी। तो ये तो 231 अनुच्छेद के अंतर्गत महत्वपूर्ण बात जो थी वो हमने जानी। अब बात करते हैं कि ऐसे भी राज्य हैं जिनके न्याय क्षेत्र में एक से अधिक राज्य आते हैं। तो आइए उन राज्यों को भी जानते हैं। इसको एक टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। राज्यों के उच्च न्यायालय उनके न्यायिक क्षेत्र मुख्यालय और खंडपीठ। तो आइए शुरू करते हैं। इलाहाबाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय है, उसका न्याय क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश है और मुख्यालय जो है इलाहाबाद और खंडपीठ जो है वो लखनऊ में है। इसी तरीके से अब असम का जानते हैं। असम का जो उच्च न्यायालय है गुवाहाटी में है, गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में असम का जो उच्च न्यायालय है और इसका न्याय क्षेत्र असम, नागालैंड
और अरुणाचल प्रदेश। और मुख्यालय गुवाहाटी। और खंडपीठें जो है कोहिमा, ईटानगर और एंजल। इसी तरीके से जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है, कोलकाता भी कहते हैं इसको, पश्चिमी बंगाल, इसका जो न्यायिक क्षेत्र है पश्चिमी बंगाल और अंडमान निकोबार। मुख्यालय कोलकाता और जो खंडपीठ है पोर्ट ब्लेयर। इसी तरीके से एर्नाकुलम, केरल, न्यायिक क्षेत्र केरल और लक्षद्वीप। मुख्यालय एर्नाकुलम। तो इसी तरीके से जो चेन्नई या मद्रास, तमिलनाडु, न्यायिक क्षेत्र तमिलनाडु और पांडिचेरी। मुख्यालय चेन्नई या मद्रास। अब बात करते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय जो है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। मुख्यालय चंडीगढ़ में है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर, हाईकोर्ट जो है इसका न्यायिक क्षेत्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और जो उच्च न्यायालय का मुख्यालय है जम्मू कश्मीर में है। अब राजस्थान जो हाई कोर्ट है जोधपुर में है इसका मुख्यालय। न्यायिक क्षेत्र है वो राजस्थानी है। और इसकी जो खंडपीठ है वह जयपुर में है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो है
उसका न्याय क्षेत्र मध्य प्रदेश है। मुख्यालय जबलपुर में है और खंडपीठ जो है इंदौर और ग्वालियर में है। जो इंदौर है, इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। तो इसी तरीके से जो महाराष्ट्र का जो उच्च न्यायालय है इसका न्याय क्षेत्र जो है महाराष्ट्र, गोवा और दादरा नगर हवेली, इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है और खंडपीठें हैं औरंगाबाद, नागपुर और पणजी। इस तरीके से हमने कुछ राज्यों के उच्च न्यायालय और उनके न्याय क्षेत्र और उनसे संबंधित मुख्यालय और उनकी खंडपीठों के बारे में जाना और इसे समझने का प्रयास किया। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।